नमस्कार, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए लेकर मार्गदर्शन। मैं आपके साथ निधि और हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी हमारे मार्गदर्शन के लिए। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, एक के बाद एक लगातार फेस्टिवल्स आते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक फेस्टिवल यानी एक गांधी जयंती 2 अक्टूबर का दिन भी आने वाला है, जिसे नेशनल हॉलिडे के रूप में सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि ये भी एक त्योहार है। हालांकि इस दिन छुट्टी है, सब लोग आराम के मूड में रहते हैं, फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी कि ये हॉलिडे बाकी हॉलीडेज से किस तरह से डिफरेंट है। हाँ, ये बात बड़ी मज़ेदार सी आपने पूछी है निधि। एक्चुअली ये नेशनल हॉलिडे है। स्टार्टिंग मैं अपना वापस। गांधी जयंती एक नेशनल हॉलिडे है क्योंकि ये एक नेशनल फेस्टिवल है। जी। ये नेशनल फेस्टिवल्स जो है वो नॉर्मल त्योहारों से अलग होते हैं। ये एक हमारे पूरे देश में मनाया जाने वाला त्योहार है। जैसे 15 अगस्त होता है, जैसे 26 जनवरी होती है, उसी तरीके से गांधी जयंती भी एक राष्ट्रीय त्योहार है। जी। तो त्योहारों के दिन तो छुट्टी होती ही है, तो वही चीज़ गांधी जयंती के साथ भी लागू हो रही है। लेकिन यहाँ ये बात हमें स्पेसिफाई करना है कि जो आम त्योहार होते हैं, नॉर्मल त्योहार होते हैं, दशहरा, दिवाली, ईद है या क्रिसमस है, ये कुछ एक पर्टिकुलर समूह के द्वारा मनाए जाते हैं या आम जनता के लोग के द्वारा मनाया जाता है। इसमें कोई सरकारी तौर पे किसी का कंपल्शन नहीं होता कि आपको ये त्योहार मनाना है। हर देश के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के लिए ही, हमारे देश के लिए 2 अक्टूबर एक राष्ट्रीय त्योहार है, 15 अगस्त एक राष्ट्रीय त्योहार है, 26 जनवरी एक राष्ट्रीय त्योहार है, क्योंकि ये तारीखें जो हैं ये हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हर देश के इतिहास के हिसाब से, हर देश की वैल्यूज़ के हिसाब से कुछ तारीखें हर देश के लिए अलॉटेड होती हैं जिनको कि वो राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। वैसे भी अगर हम देश के इतिहास पे नजर डालें तो ये जो डेट्स हैं काफी हाईलाइटेड है, काफी इंपॉर्टेंट डेज है, काफी इंपॉर्टेंट डेज है। देखिए, बाकी आप तिथि के हिसाब से बाकी चीजें बदलती रहती हैं। बाकी त्योहार जो है वो कभी उनकी किसी तारीखें बदलती हैं, पर ये तारीखें हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो जैसा कि ममता जी ने बताया, काफी इम्पोर्टेंट डे होता है, ये नेशनल हॉलिडे है, लेकिन फिर भी इसे आप नेशनल हॉलिडे की बजाय अगर नेशनल फेस्टिवल कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ। वैसे दूसरे त्योहारों की जैसे कि हम बात करते हैं तो हमें इन्हें मनाने का तरीका काफी अच्छे से पता होता है। जैसे दिवाली है तो लक्ष्मी पूजा करनी है, दशहरा है तो रावण के लिए सब लोग तैयारियां करते हैं। लेकिन ये जो नेशनल फेस्टिवल है, मैं फेस्टिवल ही कहूंगी, नॉट हॉलीडे, तो इसे मनाने का सही तरीका क्या रहेगा? देखिए, 2 अक्टूबर को मनाने के तरीके लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना लिए हैं। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसको अलग अलग तरीके के नेशनल अवेयरनेस के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करके करते हैं। मतलब कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा उठा के और उसके ऊपर डिबेट करवा लें या स्पीच करवा लें, इस तरीके के इवेंट्स करवाते हैं। जी। कुछ जगहों पे इसे बड़े अच्छे से मनाया जाता है, वहाँ पे ये स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कॉलेज के या स्कूल के सारे बच्चे मिलकर अपने आसपास की एरिया को साफ करें और सफाई की वैल्यूज़ को समझाया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है मनाने का। वैसे ये चीज गांधी जी की तो एक पॉलिसीज में से है कि अपना काम खुद करना चाहिए और स्वच्छता भी मेंटेन करना चाहिए। तो ये उनकी वैल्यूज़ को एक तरीके से इम्पोर्टेंस दी जाती है। सबसे अच्छी बात जो हमें सबको पता होनी चाहिए कि ये जो तारीख है 2 अक्टूबर, ये इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये ग्लोबली सारे यूनिवर्स में मनाया जाता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के हिसाब से। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस तारीख को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे के हिसाब से के नाम से घोषित की है। तो और इस दिन भारत में खासकर और सारे सेलिब्रेशंस के अलावा जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस दिन शराब नहीं बेची जाती। ड्राई डे होता है ये। तो राष्ट्रीय पर्वों पर जब शराब बेची नहीं जाती तो इसमें कहीं ना कहीं हमें सिग्नल मिलता है कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। तो ये एक अच्छा मैसेज है, एक शुभ मैसेज है सब लोगों के लिए।
और मेरा तो कहना है कि फिर हम ये खास दिनों में ही क्यों, हमें आमतौर पर भी ये प्रैक्टिस फॉलो करें तो बेहतर होगा। जी, तो वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, आप अपने तरीके से इसे मना सकते हैं, कुछ अच्छा काम करके, कुछ अच्छा संदेश देकर आप इस त्योहार को मना सकते हैं। वैसे एक बात ममता जी मैं जानना चाहूँगी कि इंडियन कैलेंडर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, तो उसमें इस दिन का क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ, उसमें भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और एक बात मैं भूल गई थी निधि आपसे कहना, कि एक जो जनरल तरीका हर जगह है 2 अक्टूबर मनाने का, जी, वो है प्रेयर ऑर्गेनाइज करना। गांधी जी की कुछ बड़ी खास प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं हैं। थीं, वैष्णव जन तो तेने कहिए वाली, या इस तरीके की जो उन्हें पसंद थी, जी, उनको गाकर एक नॉर्मल अपन सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं इस दिन। आपने जो अभी पूछा उसमें मैं जोड़ना चाहूँगी कि आमतौर पर सारे युवा ये जानते हैं, सारे बच्चे ये जानते हैं कि 2 अक्टूबर को बापू का जन्मदिन था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गांधी जी के जन्मदिन के साथ इस तारीख को हमारे देश के जो द्वितीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये उनकी भी जन्मतिथि है। और शास्त्री जी को बहुत कम समय मिला अपने आप को राष्ट्रीय मंच पे रखने का, इसलिए बहुत कम लोग आज उनके बारे में जानते हैं। लेकिन शास्त्री जी की जन्मतिथि भी 2 अक्टूबर थी, और मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि शास्त्री जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को आज तक नहीं मिला है। वो इतनी ज़्यादा ओजस्वी पर्सनालिटी थे, वो इतने ज़्यादा बोल्ड पर्सनालिटी थे कि अगर वो शायद जी जाते तो हमारे देश का आज कुछ दूसरा ही सीन होता। तो जैसा कि हम सॉरी चलो तो जैसा कि ममता जी ने कहा कि 2 अक्टूबर सिर्फ गांधी जी की जयंती ही नहीं है, शास्त्री जी की भी जयंती है, वो भी एक काफ़ी बड़ी शख्सियत थे। तो इन दोनों की जयंती को हमें एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए और इंडियन कैलेंडर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ निधि मैं आपको टोक रही हूँ, माफ़ करिएगा, जी, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि गांधी जी और शास्त्री जी ये दोनों ही 2 अक्टूबर को जो जिनका जन्म हुआ है, इनकी लाइफ में काफ़ी फ़र्क भी है और कुछ जगहों पे सिमिलैरिटी भी पाई जी, जाती है। शास्त्री जी के बारे में मैं इसीलिए आज के युवाओं को बताना अपना कर्तव्य समझती हूँ, क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग थी, उनकी जो पर्सनालिटी थी, वो पूरी की पूरी संघर्ष से भरी हुई थी। जी, और इतने संघर्षों को पार करने के बाद अगर कोई इंसान 1904 में पैदा होकर 1966 में पास अवे हो जाता है, जी, और उस बीच में वो अपनी एक राष्ट्रीय पहचान ऐसे ड्यूरेशन में बनाया है जबकि हमारा देश किसी दूसरे के द्वारा शासित था, तो आप सोच सकते हैं कि उनमें कितना ओज था, वो कितनी ओजस्वी पर्सनालिटी थे। और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को इतने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना भी उन्होंने एक अलग ही बहुत क्वालिटी है। बहुत बड़ी क्वालिटी थी ये इनकी। तो ममता जी ने जैसा कि बताया कि शास्त्री जी और गांधी जी दोनों ही काफ़ी बड़ी, काफ़ी महान शख्सियत थे और इनके इतने सारे फॉलोअर्स थे जिनकी कोई गिनती नहीं है। सिर्फ हमारा देश ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी इनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे, हर कोई इनकी बात मानता था। तो अब मैं उसी बारे में ये जानना चाहूँगी कि इन लोगों में ऐसी क्या खासियत थी कि लोग इनकी हर बात मानते थे, इन्हें फॉलो किया जाता था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, जी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे गांधी जी जो थे वो उनकी लाइफ शुरुआत में कोई बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्टेबल लाइफ नहीं थी। जी, वो अपनी उनकी पढ़ाई लिखाई सभी कुछ विदेश में हुई थी, और उनको उनके पेरेंट्स ने एक शांत और सुसज्जित बचपन दिया था, जिसको उन्होंने पूरी तरह से जिया था। यानी बचपन में कोई स्ट्रगल उन्हें नहीं हाँ, करना उनको पड़ा। पर्सनल लेवल पे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जी, ना उनके पेरेंट्स को, क्योंकि वो काफ़ी वेल सेटल्ड फैमिली से थे। शास्त्री जी का बिल्कुल ही दूसरा बैकग्राउंड है यहाँ पे। शास्त्री जी जब 1 साल के थे, शास्त्री जी के जो पिताजी थे वो एक स्कूल टीचर थे। तो अंग्रेज शासित देश में एक स्कूल टीचर की कमाई वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। जी, और 1 साल के जब शास्त्री जी थे तो उसी के आसपास उनके पिताजी का देहांत हो गया, और इनकी 3 बहनें थी और ये अकेले भाई थे। तो इनकी माता जी ने इनको काफ़ी संघर्षों से बड़ा किया था। इस संघर्ष के दौरान उन्होंने बहुत गरीबी देखी है, जी, और उस गरीबी के में ही इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई की। वाराणसी में इनकी पढ़ाई हुई थी। जी, लेकिन ये उन लोगों में से थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया अपने
कार्यों में। जी। और इन्होंने फर्स्ट क्लास से जो है अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री काशी विद्यापीठ से ली थी। ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। आज हम कहते हैं कि फर्स्ट क्लास लाना एक आम बात है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम फर्स्ट क्लास कैटेगरी का जो सेपरेशन है वो भूल चुके हैं। पहले के ज़माने में फर्स्ट क्लास लाना मतलब आप बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था आपके लिए, बहुत आसान नहीं होता था किसी को असेस करना एज फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। तो काशी विद्यापीठ ने इनको शास्त्री जी की उपाधि दी थी। जी। शास्त्री उनकी उपाधि थी। उनका और इनकी कुछ बातें बहुत ही अच्छी थी। इन्होंने अपने कॉलेज डेज में ही अपना सरनेम त्याग दिया था, क्योंकि इनका सरनेम श्रीवास्तव था और इन्हें ऐसा लगने लगा था कि सरनेम लगाने से आपकी जातीयता प्रकट होती है, कास्टिज्म आप हाँ प्रमोट करते हो। तो इन्होंने अपनी जो सरनेम था ये लगाना उसी समय बंद कर दिया था। और जब इन्हें उपाधि शास्त्री मिली तो फिर ये उसके बाद से शास्त्री जी के नाम से ही जाने लगे। जी, यानी अपना सरनेम छोड़कर फिर इनका पूरा नाम हो गया लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर श्रीवास्तव से ये लाल बहादुर शास्त्री हो गए। जी। तो शास्त्री एक कॉमन सरनेम, कॉमन उपाधि थी इनकी। इससे किसी जात का पता नहीं चलता, किसी कास्ट का पता नहीं चलता। इनके अंदर सेक्युलरिज्म इस हद तक था जब ये 18-19 साल के थे तब से। बिल्कुल, बहुत ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। अगर इस तरह की मानसिकता उनमें थी तो ज़रूर ये इसने हमारे देश को बहुत मदद की है। बहुत मदद की है, क्योंकि ये उस समय की हम बात करें, ये भी गांधीयन फॉलोअर थे और गांधी जी के जो संदेश थे, जो प्रिंसिपल्स थे, इसको शास्त्री जी ने रूट लेवल पे फॉलो किया है। मतलब आइडियल मान के नहीं फॉलो किया, जितना हो सकता है उतना उसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ढाला। और उसमें से एक ये स्टेप था कि अपना सरनेम त्याग देना। जी। आज जबकि लोग आज भी ये मानते हैं कि सरनेम लगाना अपनी पहचान है, इन्होंने उस समय जबकि विदेशियों का शासन था हमारे देश में, तब भी इन्होंने अपनी पहचान खोने में इन्हें कोई डर नहीं था। इससे इनका कॉन्फिडेंस दिखता है। इनको अपनी नॉलेज पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने एग्जिस्टेंस पे इतना कॉन्फिडेंस था। अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रक्चर वाइज ये बहुत छोटे से दुबले पतले और कम ऊंचाई के थे। आप आम तौर पे मान सकती हैं कि कोई आम आदमी जैसे है, इसकी क्या पर्सनालिटी हो सकती है। लेकिन उनका जो तेज था, वो तेज उनके विल पावर की वजह से, उनकी स्ट्रेंथ उनका विल पावर था। जी। उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था, अपने बिलीव्स में, अपनी वैल्यूज़ में, अपने स्ट्रगल में उनको एक कॉन्फिडेंस था। यही चीज़ गांधी जी में भी पाई जाती है कि गांधी जी ने भी ऑल्दो देखिए अपनी पढ़ाई उन्होंने बाहर करी, लंदन में पूरी करी। उन्होंने काम भी इनिशियली साउथ अफ्रीका में करा, लेकिन बाद में उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र अपना देश ही चुना। ये क्वालिटी आजकल कम दिखाई देती है। आजकल मेरे ख्याल से इसका उल्टा हो रहा है, हम लोग पढ़ाई अपने देश में करते हैं और काम हम बाहर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो शायद आज हम लोग हाईलाइट करें तो आज का युवा कुछ समझ पाए। क्योंकि कार्य क्षेत्र जो है वो आप ऐसा चुनिए जहाँ पे कार्य करने की पॉसिबिलिटी हो। आप जाके किसी की गुलामी नहीं करोगे। जी। आप अपने घर में, अपने देश में अपने कार्य के राजा हो। और वैसे भी हमारे देश की तरक्की में ही हेल्प करेगा। ये अपनी देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी भी है। जी। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पे आज जो हर चीज़ का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये कोई बहुत रिसेंट चीज़ नहीं है, पहले भी होता था। गांधी जी के पिताजी ने भी उन्हें बाहर भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि अपने देश में वापस नहीं आना है या यहाँ आके उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ेगा। वो भी अगर शायद यूके में या साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे होते, वहाँ के सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए होते, तो आज वो काफ़ी रईस होते। जी। वो भी कुछ बैंक बैलेंस अपना बड़ा सा छोड़ के गए होते जो उनका परिवार आज तक एंजॉय कर रहा होता। लेकिन उन्होंने भी दुनिया देखने के बाद यही रियलाइज़ किया कि हमारे लिए नेशनलिटी बहुत ज़रूरी फीलिंग है। जी। शास्त्री जी और गांधी जी की जो कॉमन सबसे बड़ी फीलिंग थी, जिसकी वजह से उनको एक पब्लिक सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी में एक सच्चाई उभर कर आई, वो थी फीलिंग ऑफ नेशनलिटी, जो कि आज हम काफ़ी कम पाते हैं। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि इतनी सारी क्वालिटीज़ थी, तो ओवरऑल मुझे एक ये कंक्लूज़न लगा कि
हालांकि ये लोग शास्त्री जी और गांधी जी दोनों एक पब्लिक आइकॉन बन चुके थे, लेकिन उसके बाद भी काफी सिंपलिसिटी थी इन लोगों में। इनकी सिंप्लिसिटी का बयान हम नहीं कर सकते। गांधी जी की सिंप्लिसिटी एक अलग तरीके की थी, शास्त्री जी की सिंप्लिसिटी एक अलग तरीके की थी। शास्त्री जी के अगर आप उनके जीवनी पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको भारतीयता में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय कल्चर में, भारतीय बिलीव्स में इतना उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि उनकी पर्सनालिटी में वो चीज़ झलकती थी। यहाँ तक कि निधि जब वो लास्ट में ताशकंद का जो उनका कॉन्फ्रेंस था, जब वो अटेंड करने गए थे, जी। तब भी वो पूरी तरह भारतीय परिवेश में ही थे। उन्होंने उस ट्रीटी में भी किसी भी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जिससे कि हमारे देश का नुकसान हो भविष्य में। उस समय भी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने जो उस समय किया वो शायद आज हमारे लिए भी रिक्वायर्ड है। कहीं हमको अपनी सभ्यता में बिलीव करना ज़रूरी है। आज जो हम बड़े आसानी से यूरोपियन कल्चर को फॉलो करने की सोचते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ कल्चर फॉलो करके क्या मिल जाएगा हमें। जी। फॉलो करना गलत है। आप जानिए उसके बारे में, उसकी अच्छाई और बुराई जानिए। अच्छी चीज़ फॉलो करिए तो आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। जी। लेकिन अगर आप सिर्फ ड्रेसेस को फॉलो करते हैं, सिर्फ ग्लैमर को फॉलो करते हैं, तो उससे आपको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जी। ग्लैमर की अगर मैं बात करूं निधि, तो आप आश्चर्यचकित रहेंगी कि शास्त्री जी की जो पर्सनालिटी थी, उसकी जो सरलता थी, जो सिंप्लिसिटी थी, वो किसी भी ग्लैमर से ऊपर थी। मतलब न उनका पहनावा बहुत ग्लैमरस था, न उनकी जो भाषा थी वो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी भरी हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो अंग्रेज़ी बोलते थे तो वो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते थे, और जब हिंदी बोलते थे तो शुद्ध हिंदी बोलते थे। और आज हमारे लिए दोनों ही पॉसिबल और नहीं हमारे है। लिए दोनों ही पॉसिबल नहीं है। हम मान के चलते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना ज़रूरी है जी। अगर हमें आम जनता तक अपनी बात पहुंचानी है। जी। तो अपने कल्चर का बिलीफ बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत स्ट्रांगली ज़रूरी है। ये मैसेज हमको इन दोनों ही महानुभावों की ज़िंदगी से मिलता है। सिंप्लिसिटी जैसा कोई फैशन नहीं है। समय के साथ ये फैशन नहीं बदला। तो ये आज का युवा अगर समझ ले कि जो सबसे बड़ा ग्लैमर है वो सिंप्लिसिटी में है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा मैसेज जो शास्त्री जी की और गांधी जी की भी अपने को जीवनी से मिलता है, वो ये है कि भाषा का उपयोग। शास्त्री जी ने अपनी भाषा में असभ्यता कभी नहीं लाई। चाहे उन्हें कितना ही गुस्सा आया हो, चाहे उन्हें अपनी सराउंडिंग से कितनी ही नाराज़गी हो, पर उनकी भाषा में कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल मैटर नहीं गया। उन्होंने हमेशा एक सभ्यता मेंटेन करी है अपनी भाषा में। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपने आप के ऊपर कितना कंट्रोल रख सकते हो एक एडवर्स सिचुएशन में, जबकि आपको कहीं से कोई साथ नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गांधी जी के सामने ऐसी कई सिचुएशंस आई होंगी जो कई तरह के तर्क वितर्क उन्हें करने पड़े होंगे, डिस्कशंस करने पड़े होंगे। और ऑब्वियसली वेस्टर्न कल्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ तो इस तरह की चीजें पॉसिबल नहीं है कि कोई इतना पोलाइटली बात करे। जी हाँ। लेकिन अपने आप को इतना सिंपल वे में कई बार ऐसा होता है कि है। अगर आप इन लोगों किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो आपको बड़े सारे लोग बैठे होते हैं जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, इवन प्रोवोक करते हैं कि आप कुछ गलत बोलें, आपको दबाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के साथ प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, अपनी पॉलिसी से दबाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उस बीच में भी अपनी भाषा पे कंट्रोल रख सकते हैं, अपने अपीयरेंस पे कंट्रोल रख सकते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल रख सकते हैं, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वैसे इस कंट्रोल के लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होता है। जी। तो काफ़ी सारी जो ऐसी क्वालिटीज़ है जो हम उनसे सीख सकते हैं और उनसे हम आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है। अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा है, कुछ कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स जो हैं वो प्रिंट हुए हैं और उनके बारे में बातचीत हो रही है। जैसे कि
वैसे तो गांधी जी काफ़ी महान थे, हम उन्हें महात्मा के नाम से पुकारते हैं, लेकिन अब जाकर कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिन्हें लोग मान रहे हैं कि उनके द्वारा जो लिए गए डिसीजंस थे वो आज गलत रिजल्ट्स दे रहे हैं। अगर ये डिसीजन उस वक्त नहीं लिया होता तो आज कुछ और होता, आज देश का सिनेरियो कुछ और होता, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो इस बारे में मुझे खैर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ये बात सही है गलत है, इस बारे में क्या कहेंगे? निधि, आज के संदर्भ में हम बैठकर आज से 60 साल पहले 80 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करें, ये मुझे कुछ बहुत सही नहीं लगता। क्योंकि जो व्यक्ति उस समय था, उसके सामने जो परिस्थितियां थीं, उसे उस समय जो सही लगा वो उस समय जी रहा था। एक ऐसे सिचुएशन में जी रहा था, बहुत डिफ़िकल्ट है अगर हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखें। देखिए, जब ब्रिटिशर्स का रूल था, जब गांधी और शास्त्री अपने स्ट्रगल में थे, देश को स्वतंत्रता दिलाने की लड़ाई में जब जुटे थे जी, तो आप क्या सोचती हैं कि इनकी लड़ाई सिर्फ ब्रिटिशर से थी? ऐसा नहीं था। इनकी सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने ही लोगों के साथ थी, क्योंकि आम जनता को कोई रियलाइजेशन ही नहीं था। भारत के लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो किसी दूसरे के द्वारा शासित हैं, और कहीं ये उम्मीद है कि हम स्वशासित हो सकते हैं। और स्वशासित होने की जरूरत क्या है जी, उनको एजुकेट करना ही अपने आप में सबसे बड़ा स्ट्रगल था। हमारे नेताओं ने सच में बहुत स्ट्रगल करा है, और ये स्ट्रगल बाहरी ताकतों के साथ उनकी इंटरनल स्ट्रगल भी थी। क्योंकि उसके पहले का अगर हम इतिहास देखें तो राजाओं का शासन था। राजाओं के शासन में भी जो एक आम तरीका चलता था शासित होने का, वो यही था कि आम आदमी अपने डेली रूटीन में बिजी होता था। उसे मालूम था कि अगर कभी उसे पकड़ा गया या उसके राजा के सामने पेशी हो जाएगी तो या तो उसे सजा होगी या इनाम मिलेगा, उससे ज्यादा उसका राजा से कोई लेना देना खास होता ही नहीं था। उस हाई लेवल तक वहां तक पहुंचता ही नहीं था। वो अपना टैक्स देकर खुश रहता था। कभी कभार ही ऐसी सिचुएशन आए तो एक वही सिचुएशन आज भी है, अगर हम गलत नहीं है तो जी। आज भी हम अपने आप को सरकार से जोड़ने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल। हमें लगता है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, वो एज अ पॉलिसी चल रहा है, उसमें हमारा क्या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। देश का जो सिस्टम है वो चलता जा रहा है, अपने आप चल रहा है, हम उसका पार्ट नहीं मानते खुद को। तो जब राजाओं का शासन था, मेरे ख्याल से तब से हमारी जनता में एक गैप बना हुआ था। मतलब शासित और शासक के बीच का जो गैप था वो इतना ज्यादा था कि कभी शासित ने ये सोचा ही नहीं कि अगर ये राजा नहीं रहा कोई और हो गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है जी। क्योंकि उनकी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके सोशल बिलीफ्स वैसे के वैसे ही थे। चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो और भी कोई सोशल इशू हो, इन लोगों को कोई रियलाइजेशन ही नहीं था कि इससे सही क्या और गलत क्या है जी। प्रथा के नाम पे ये सारी चीजें करते चले जाते थे। तो इन दोनों क्या मैं कहूँगी, जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी पहली लड़ाई तो घर में ही शुरू हुई थी। और उसके बाद जाकर ब्रिटिशर्स, उसके बाद अपने लोगों को एजुकेट करना बहुत मुश्किल था। उनको ये रियलाइज़ कराना कि आप अगर अपने देश के लोगों द्वारा शासित रहेंगे तो आपके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये रियलाइज़ करवाना, और साथ में एक्सटर्नल लोगों के साथ, बाहरी लोगों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ डील करना, ये कुल मिला के काफ़ी प्रेशर वाली सिचुएशन होती है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे सारे नेता इंसान ही थे, कोई भगवान तो थे नहीं। गलतियां होती हैं इंसानों से, आदमी गलती करके सीखता है। ये बात ज़रूर है कि किसी की गलती शायद बहुत बड़े पब्लिक लेवल पे इफ़ेक्ट कर जाती है, इसलिए हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि हम जस्टिफाइड हैं कि हम आज बैठ के आज से 50 साल पहले या 80 साल पहले की चीज़ को लेके एनालाइज करें जी। क्योंकि जो अब रिवर्ट नहीं हो सकता, जो अब वापस नहीं आ सकता, वो सोचने के बजाय हम अगर ये सोचें कि आज से 50 साल बाद हम क्या सीन ला सकते हैं, तो शायद हम बेहतर सोचेंगे जी। तो काफ़ी टू द पॉइंट आंसर था मैम का। मुझे उम्मीद है कि जो भी कंट्रोवर्सीज इस तरह की सामने आई है और उसे लेकर मेरी तरह जो लोग होंगे जो जिन्हें कन्फ्यूजन होगा वो मेरे ख्याल से दूर हो गया होगा। वैसे गांधी जी की अगर बात चली है तो अहिंसा की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ। तो जो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा जो है, सबसे बड़ा जो संदेश उन्होंने हमें दिया है गांधी जी के थ्रू जो हमें मिलता है वो यही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़
शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्राइम इतना हाँ है। निधि, तो आप नॉन वायलेंस मुझे थोड़ा सा खटक रहा है अब। खटक रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं आपसे कह ही रही हूँ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तक ने इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है, जी। तो गांधी जी के 2 प्रिंसिपल्स जो आज भी रेलेवेंट है मेरे ख्याल से, आप उसके शब्द पे मत जाइए, आप उसके अर्थ पे जाइए। इनका जो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह, ये 2 सबसे बड़े संदेश थे। जी। सत्य का आग्रह करना आज भी उतना ही वैलिड है। देखिए, नॉन वायलेंस का मतलब यहाँ पे आप डर से मत करिए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप डरपोक हो जाइए। जो वीर होगा, जो जिसमें पुरुषार्थ होगा, वही किसी चीज का प्रोटेस्ट कर सकता है। जी तो बिल्कुल। गांधी जी का जो नॉन वायलेंस था, वो नॉन कोऑपरेशन के द्वारा लीडेड था। मतलब उन्होंने नॉन वायलेंस के साथ एक सिविल नॉन कोऑपरेशन का संदेश दिया था। आप सहयोग मत कर, असहयोग आंदोलन जो उनका था, वो व्यवस्था के साथ असहयोग करने का तरीका था, जिसमें कि अहिंसा जिसका एक मेजर पार्ट था। वहाँ पे अहिंसा एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, आप अगर ध्यान दें तो। क्योंकि अगर आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप असहयोग कर रहे हैं किसी से, तो सामने वाले को गुस्सा आना ही आना है। उस गुस्से को आपको झेलना है शांति से। यहाँ पे अहिंसा का वो मतलब था। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप डरपोक बन जाइए। तो वो मतलब तो आज भी वैलिड होता है मेरे ख्याल से। हमें आज देखिए, मैं आपको बता दूं, नेल्सन मंडेला हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, ऐसे कई सारे फॉरेनर्स हैं जिन लोगों ने गांधी जी की अहिंसा और गांधी जी के सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने अपने देशों में सफलता पाई है, अपनी पोजीशन बनाई है और अपने आप को उन मॉरल वैल्यूज पे लाके एक पर्सनालिटी डेवलप करी है। बिल्कुल। तो ओवरऑल हमने सारी क्वालिटीज गांधी जी के बारे में, शास्त्री जी के बारे में जान ली है, लेकिन अब खुद की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो क्वालिटीज हैं, इनसे हमने क्या सीखा और ये क्वालिटीज हम खुद में कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। निधि, इन क्वालिटीज को डेवलप करना बहुत आसान नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी वो है इन लोगों का विल पावर। जी। इनका विल पावर जो है वो इनके संघर्ष से उपजा था। देखिए, आज ये संदेश मैं युवाओं को देना चाहूंगी कि अगर आप किसी चीज में संघर्ष कर रहे हैं, तो उस संघर्ष से आप सीखिए, उससे डर के भागिए मत। जी। आप किसी भी चीज को पाने का आसान रास्ता अगर ढूंढ भी लेते हैं, तो उसमें आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो आप एक संघर्षपूर्ण तरीके से अपने डेवलपमेंट से पाएंगे। तो संघर्ष आदमी को परिपक्व बनाता है। संघर्ष आपकी पर्सनालिटी में एक ग्लो लाता है। मेरा कहना यह है कि आपके एक्सपीरियंसेस ही आपकी धरोहर हैं, आप ये मान के चलिए। तो कभी भी किसी चीज़ को आसान तरीके से पाने की कोशिश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो तरीका लीगल होना चाहिए, वो तरीका लॉफुल होना चाहिए, वो तरीका कॉन्शियसनेस के साथ होना चाहिए। गलत तरीके मत अपनाइए। ये संदेश हमको इन महानुभावों से मेनली मिलता है। जी, तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने बात की गांधी जी और शास्त्री जी के बारे में, जाना उनकी क्वालिटीज के बारे में और कैसे हम उन्हें यूज करके खुद की पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, ये भी हमने जाना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाइए, हमसे शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।